हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी ऑडियो विजुअल बुक सीरीज का पहला टॉपिक लेकर के आए। इस टॉपिक का उद्देश्य आपको फास्ट रिवीजन कराना है। आप चाहें तो 2x की स्पीड से इस वीडियो को ऑन करके अपनी एनसीईआरटी बुक समय से रिवाइज कर सकते हैं। इस सीरीज का उद्देश्य आपको किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करना है। आई होप ये फाइनल एग्जाम का समय है, आपको सारी चीजें याद होंगी और बस रिक्वायरमेंट सिर्फ रिवीजन की है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ऑडियो विजुअल बुक सीरीज का पहला चैप्टर। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहला पैराग्राफ दिया है। जो फ्लावर्स होते हैं वो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से होता है। ठीक है, फ्लावर से हम लोग सेंट, परफ्यूम वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, ये कलर में रिच होते हैं और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एड प्रोवाइड करते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं ओनली केवल हमारे खुद के यूज के लिए नहीं है। ठीक है, आपको पता है फ्लावर्स जो होते हैं क्या होते हैं? सेल्फिशनेस। क्या है? सेल्फिशनेस। ऑन सेल्फिशनेस के लिए नहीं हो। सारे के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लावर को हम यूज करेंगे। ठीक है, फ्लावर इसलिए होता है ताकि वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करके सीड बना सके। क्लियर? तो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ग्रेट डाइवर्सिटी अगर आप देखते हैं किसमें? इन्फ्लोरेसेंसेस में देखते हैं तो फ्लावर आपको दिखाई देता है, फ्लोरल पार्ट दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो आप अच्छे से जानते हो इस पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म के लिए। तो किस लिए इस्तेमाल करेंगे फ्लावर को? ठीक है, ह्यूमन बीइंग का बहुत समय से फ्लावर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। फ्लावर बहुत समय से यूज हो रहे हैं। फ्लावर्स एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू के लिए होते हैं। ठीक है, कई बार इसको हम ह्यूमन की फीलिंग को भी कन्वे करने के लिए यूज करते हैं। कैसी फीलिंग? लव को शो करना, अफेक्शंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ग्रीफ या फिर मोर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे हम किसी भी फ्लावर के डिफरेंट फ्लोरल पार्ट के लिए। तो एक फ्लावर जो होता है उसके डिफरेंट फ्लोरल पार्ट जो होते हैं थैलमस, थैलमस से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो लीफ होती है फ्लावर में, उसको पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन है, स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट होता है और बेसल बल्ज पार्ट को ओवरी कहते हैं। एक लीफ को हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ठीक है, और अगर इसका वर्ल हो जाए तो इसको गाइनोसियम कहते हैं। नेक्स्ट, अगला है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। बेसल एंड ऑफ द फिलामेंट जो होता है थैलमस या पेटल ऑफ द फ्लावर से कनेक्टेड होता है। एंथर जहां पर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। एक स्टेमन, अगर बहुत सारे स्टेमन का ग्रुप है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल ऑफ स्टेमन को हम एंड्रूसियम कहते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कलर्ड लीफ होती है। कलर्ड लीफ को हम पेटल कहते हैं। इसके वर्ल को कोरोला कहते हैं। ये कलर्ड है इसलिए इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन कलर लीफ की। तो ग्रीन कलर लीफ जो है उसको हम सेपल कहते हैं और इसके वर्ल को कैलिक्स कहते हैं। ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। थैलमस सारे फ्लोरल पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन फॉल्स फ्रूट जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू में क्या करता है? फ्रूट फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट,
प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करेंगे। वैसे आप इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ते हो, फर्टिलाइजेशन और उससे पहले की बात प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाली बात को पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हो। प्री फर्टिलाइजेशन में आप गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर पढ़ते हो। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर मतलब पॉलिनेशन आप गैमीट ट्रांसफर के अंदर पढ़ते हो। गैमेटोजेनेसिस 2 तरह का होता है, मेल के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिससे पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है, और फीमेल के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है जहां पर क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनेगा। यहां पर फर्टिलाइजेशन सिंपल नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब 2 तरह के फर्टिलाइजेशन, एक जिसको हम कहेंगे सिंगैमी या फिर सिंपल फर्टिलाइजेशन जिसमें एक एग सेल और दूसरा मेल गैमीट मिलकर के जाइगोट बनाता है। जाइगोट डिप्लॉयड होता है, 2 सेल पार्टिसिपेट कर रही। अगला होता है ट्रिपल फ्यूजन जहां पर एक मेल गैमीट और एक सेंट्रल सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं, ये मिलकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर होता है। डिवीजन करने के बाद वो एंडोस्पर्म बना देता है। इस तरह से अगर कुल मिलाकर के देखें तो ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी में मिलाकर 5 न्यूक्लियाई यूज हो रहे हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। वहां पर सेल डिवीजन होगा, सिंपल माइटोसिस होगी और सेल नंबर बढ़ेगा, फिर सेल का डिफरेंशिएशन होगा जिसकी वजह से जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब हम आते हैं स्टेमन के बारे में बात करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक स्टेमन की मैंने पहले ही बताया है, स्टेमन एक के 2 पार्ट होते हैं। क्या, एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं और उस पर टर्मिनली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर लगा होता है उसको एंथर कहते हैं। जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो होता है वो थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर से कनेक्टेड होता है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन जो होती है वो डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर में वेरी हो सकती है। अगर आप स्टेमन कलेक्ट करते हैं 10 डिफरेंट फ्लावर्स के तो आपको देखने को मिलेगा कि सब में जनरली क्या देखने को मिलेगा कि जो लेंथ है वो अलग अलग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब एक एंथर के पास 2 लोब होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसका मतलब डाइथिकस कहेंगे। एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप जो होता है वो भी लेंथ वाइज रन करता है जो दोनों थीका को सेपरेट करता है। अब देखते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर क्या चीज दिखाई देती है। तो जो बाइलोब्ड एंथर होता है बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 4 साइडेड मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके कॉर्नर पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ठीक है, इसका मतलब हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो रिडक्शन डिवीजन करके पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से जो पॉलन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। They extend longitudinally all through the length of the anther and are packed within the pollen grain। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर किसी टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर का ट्रांसफोर सेक्शन हम देखते हैं तो ये हमें नियर सर्कुलर इन आउटलाइन दिखाई देती है। ये जनरली 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होती है। सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर की तरफ एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर्स होती हैं, लेयर्स।
सबसे अंदर की तरफ टैपिटम होती है। बाहर की 3 वॉल मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स ये प्रोटेक्शन का काम संभालती है। इसके साथ एंथर के डिहेसेंस में मदद करती है ताकि उससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए। इनर मोस्ट वॉल जो होती है इसको हम टैपिटम कहते हैं। टैपिटम का फंक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे। टैपिटम टैपिटम जो होती है ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नॉरिश करती है। टैपिटम जो है इसकी सेल्स डेंस साइटोप्लाज्म को रखती हैं और जनरली इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होती है, मतलब सिंसाइसियल कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन का बनना। तो मैंने बताया था कि जब एंथर यंग होता है तो उसके जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वही स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया को इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल जो होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लॉइडी क्या होगी? सबको पता है कि प्लॉइडी क्योंकि मियोसिस के बाद बना है इसलिए हैप्लॉइड होगा। आपके सामने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर आ चुका है। ये कनेक्टिव है, इसके पास वेस्कुलर टिश्यू होंगे। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है जाइलम फ्लोएम का? आप अच्छे से जानते हो। एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स है, लेयर नहीं लेयर्स है। और देखो स्पोरोजिनस टिश्यू है और फिर टैपिटम है। यहां पर भी दिखाया गया है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स और टैपिटम। माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है। अगले डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये पॉलन सैक बन चुके हैं। अब इन पॉलन सैक के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये किसका सेक्शन हो गया? मैच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन हो गया है। स्पोरोजिनस टिश्यू जब एंथर यंग था तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर जो टिश्यू प्रेजेंट था उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, जो कैपेबल होता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। हर एक के पास पोटेंशियल पॉलन मतलब पॉलन मदर सेल हम कह सकते हैं। हर एक सेल को पोटेंशियल पॉलन या पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर इसी पॉलन मदर से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जो मियोसिस डिवीजन से होती है। माइक्रोस्पोर जैसे ही बन जाते हैं वो 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं। इसी क्लस्टर को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जैसे ही एंथर मैच्योर होने के बाद डिहाइड्रेट करता है तो ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको हम पॉलन सैक कह रहे हैं अब उसके अंदर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। वो तब रिलीज होंगे जब एंथर का डेहिसेंस होगा। ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन को मेल गैमीट नहीं कहते, इसको मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप हिबिस्कस के फ्लावर को टच करें, ओपन करें, तो आपके फिंगर में येलोइश पाउडरी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। और ये येलोइश पाउडरी सब्सटेंस कुछ भी नहीं, ये तो पॉलन ग्रेन है। अगर इन पॉलन ग्रेन को एक ग्लास स्लाइड लेकर के उसमें स्प्रिंकल कर दे तो आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन किस तरह से हो रहा है। यहां पर डायग्राम में वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन दिखाया गया है। आप बताइए इस वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कहना एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन
पॉलन ग्रेन ये जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आउटर वाली लेयर हार्ड होती है, उसको एक्साइन कहते हैं, और वो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। एक्साइन के पास जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये मटेरियल हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली में विथस्टैंड कर सकता है, मतलब खराब नहीं होता। कोई ऐसा एंजाइम अभी तक नोन नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। स्पोरोपोलिनिन जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन पर प्रेजेंट है, वहां पर एक जर्मपोर भी होता है जिससे पॉलन ट्यूब निकलती है। इसका मतलब जर्मपोर पर स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होगा। इसका मतलब पॉलन ग्रेन की एक्साइन इनकम्प्लीट लेयर है। इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन की प्रेजेंस की वजह से जो पॉलन ग्रेन का एक्साइन होता है वो फैसिनेटिंग एरिया पैटर्न और डिजाइन को शो करता है, जैसे कि आपने अभी देखा है डायग्राम्स में। अब पॉलन ग्रेन के अंदर की बात करते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको वैक्यूल दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, आगे एसिमेट्रिक स्पिंडल भी आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करेंगे यहां पर पॉलन ग्रेन में, तो 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी है, अबंडेंट फूड मटेरियल को रखती है। जनरेटिव सेल छोटी है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। ये डिवाइड करने के बाद 2 मेल गैमीट बनाएगी, तब पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पर हो जाएगा। अभी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के साथ पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर है, जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पे होता है। पॉलन ग्रेन जो इनर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की, उसको हम इंटाइन कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ थिन लेयर भी होती है, और ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड होता है। पॉलन ग्रेन, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो यहां पर 2 सेल होती है। एक सेल जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं और दूसरी जिसको जनरेटिव सेल कहते हैं। इस कंडीशन पर पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर होता है, और ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है और उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व स्टोर होता है, और इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस भी होता है। जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। ये स्पिंडल शेप होती है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर गिरता है तो यही 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो रिमेनिंग 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमीट बना देती है, और इस तरह से पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके पास एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट होते हैं। पॉलन ग्रेन, बहुत सारी स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सीवियर एलर्जीज काज कर सकते हैं। और क्या काज कर सकते हैं? ब्रांकियल एफ्लेक्शंस काज कर सकते हैं। कुछ पीपल्स में इसकी वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ऐसे मेंशन किया गया है कि पार्थिनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास कहते हैं, ये इंडिया में आई थी कंटामिनेटेड इंपोर्टेड वीट की साथ, मतलब जिसको हमने बाहर से इंपोर्ट किया था। अब ये यूबिक्विटस हो गई अकरेंस में, मतलब सब जगह पाई जा रही है, और क्या काज करती है? पॉलन एलर्जी काज करती है। पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, इस वजह से जो रिसेंट ईयर में ये वेस्टर्न कंट्री में फैशन बन चुका है कि पॉलन टेबलेट्स को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है।
ओनली वेस्टर्न कंट्री में नहीं, सब जगह बन चुका है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं। किस फॉर्म में? टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पॉलन का कंजम्पशन करने से क्या होता है, जो रेस हॉर्सेस होते हैं और एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है। डायग्राम में पॉलन प्रोडक्ट्स का एक डायग्राम है। यहां पर बी पॉलन है फ्रॉम इंग्लैंड, नेचुरल बी कलेक्टेड इन टाइनी गोल्डन पॉट्स, नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज, नेट वेट 45 ऑजेट। नाउ जब पॉलन ग्रेन गिरता है, सेड करता है, स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो उससे पहले वो प्रॉपर फर्टिलाइज कर सके, जर्मिनेट हो सके, इस वजह से उसको वायबल होना चाहिए, अपनी वायबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहिए। कोई पॉलन ग्रेन कितने समय तक वायबल रहेगा, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये वायबिलिटी पीरियड बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होता है। हाँ, ये पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम बात कुछ सीरियल्स की करें, जैसे कि राइस और व्हीट की करें, तो राइस और व्हीट में पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी को 30 मिनट में ही लॉस कर देता है रिलीज होने के बाद। लेकिन सरल मतलब सोलेनेसी, रोजेसी और लेगुमिनेसी में जो पॉलन ग्रेन होते हैं अपनी वायबिलिटी को मंथ्स तक रिटेन करके रखते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हम कैसे सीमेन को स्टोर करते हैं, कैसे स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स को इंक्लूड हम स्टोर करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ताकि उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जा सके। तो इसके लिए हम पॉलन ग्रेन को भी हम स्टोर कर सकते हैं। कहां पर इन सारी चीजों को स्टोर करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ऐसे स्टोर्ड पॉलन को हम यूज कर सकते हैं पॉलन बैंक की तरह, जो सीड बैंक से सिमिलर होते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर आता है। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। जैसे कि आपको पता है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर गाइनोसियम सिंगल पिस्टिल से बना है तो इसको मोनोकार्पिलरी कहते हैं। अगर ये गाइनोसियम मोर देन वन पिस्टिल से बना है तो इसको मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। अब अगर मल्टी कार्पिलर केस है तो यहां पर पिस्टिल कई बार फ्यूज्ड होंगे। अगर मल्टी कार्पिलरी के केस में अगर पिस्टिल फ्यूज्ड है तो इसको सिंकार्पस कहेंगे, और अगर ये फ्री है तो इसको एपोकार्पस कहेंगे। हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन की तरह एक्ट करता है, जबकि स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो स्टिग्मा से नीचे होता है, बीनीथ होता है। बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल को हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन हम 11th क्लास से रिकॉल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, दिस डायग्राम। पहला डायग्राम, ये हिप्सिकस का डाइसेक्टेड फ्लावर है। यहां पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को दिखाया गया है। इसको जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है वो थैलेमस है।
नेक्स्ट देखो, यहां पर बहुत सारे कार्पेल हैं, लेकिन सारे कार्पेल फ्यूज्ड है, तो ये मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस का एग्जाम्पल दिखाया गया है। और क्या है इसका एग्जाम्पल? पैपेवर है। क्या है? पैपेवर। तो ये ऐसे है, आप याद करके रखना, इसका शेप आइसक्रीम की तरह दिख रहा है। अब आप पापा से बोलते हो पापा आइसक्रीम खिला दो, मतलब पैपेवर। कैसा है? सिंक कार्पस है। अगला है एपोकार्पस। नेक्स्ट क्या है? सारे बहुत सारे कार्पेल हैं और ये फ्री भी हैं, फ्री है, फ्यूज नहीं हो रहे। ये एग्जाम्पल है माइकेलिया का, माइकेलिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास एक एनोट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना है, जहां पर ये फ्यूनिकिल है। ये फ्यूनिकिल ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है। फ्यूनिकिल और ओव्यूल की मेन बॉडी हाइलम से अटैच्ड होती है। माइक्रोपाइल ओव्यूल में एक ओपनिंग है जो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर इधर ही की तरफ होता है और अपोजिट साइड चलाजल एंड होता है। ओव्यूल जो होता है इसकी दो कवरिंग है, तो इसको हम बाइटेगमिक कहते हैं। आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट मतलब टेस्टा बनाता है, इनर इंटेगुमेंट इनर सीड कोट मतलब टेगमेन बनाता है। न्यूसेलस न्यूसेलस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी। नेक्स्ट तो प्लेसेंटा से अराइज होने वाले स्ट्रक्चर जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, उसको हम मेगा स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है। किसी ओवरी के अंदर, ओवरी जो फ्रूट बनाती है, उस ओवरी के अंदर कई बार बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। अगर बहुत सारे ओव्यूल हो गए तो वो मैनी सीडेड वाला प्लांट हो जाएगा, मैनी सीडेड वाला फ्रूट हो जाएगा, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन और ऑर्किड है। अगर ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है तो वन सीडेड हो जाएगा, जैसे कि व्हीट, पैडी और मैंगो। मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल हमने देख ही लिया है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, लेकिन जो स्टाक इसको अटैच करता है उसको फ्यूनिकिल कहते हैं। फ्यूनिकिल तो ओव्यूल की मेन बॉडी प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से अटैच्ड होती है वाया फ्यूनिकिल। ओव्यूल की मेन बॉडी फ्यूनिकिल से फ्यूज होती है हाइलम पर। इसका मतलब जो हाइलम होता है वो ओव्यूल और फ्यूनिकिल के बीच जंक्शन को बताता है। हर एक ओव्यूल में 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं। अगर 1 है तो यूनिटेगमिक, 2 है तो बाइटेगमिक होते हैं। इंटेगुमेंट न्यूसेलस को चारों तरफ से सर्किल करते हैं, लेकिन टिप पर छोड़ देते हैं एक स्मॉल ओपनिंग। उस स्मॉल ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड पर चलाजल एंड होता है जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इंटेगुमेंट्स के अंदर एक मास ऑफ सेल होता है जिसको न्यूसेलस कहते हैं। ये अबंडेंट फूड मटेरियल को रखता है। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। एक ओव्यूल जो होता है, एक ओव्यूल के पास जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड होता है। इसमें एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है और वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होती है।
सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होती है। इस डायग्राम को ध्यान से समझो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल है जिसको हम मेगा स्पोर मदर सेल कह रहे हैं। ये मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर की होती है। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते, इसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस दो पार्ट में होता है, तो यहां पर मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होने के बाद मेगा स्पोर डायड हो जाता है। आपको पता है कि मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसलिए मेगा स्पोर डायड की प्लॉइडी 2n नहीं हो सकती, अब ये n हो जाएगी। मेगा स्पोर डायोड ये माइक्रोपाइलर एंड पर जो बन रहा है, इसी में फर्दर मियोसिस सेकेंड होगा। अब ये मियोसिस सेकेंड क्या करेगा, डायोड से मेगा स्पोर टेट्राड बन जाएंगे। अब क्या होगा इन मेगा स्पोर टेट्राड का, इन मेगा स्पोर टेट्राड में 3 सेल डीजनरेट हो जाती है और एक मेगा स्पोर फंक्शनल होती है जो हैप्लॉइड नेचर की होती है। अब इस एक मेगा स्पोर से क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस, जब पहला माइटोसिस होगा तो 2 सेल बन जाएंगी, दूसरा माइटोसिस होगा तो 4 सेल बन जाएंगी, तीसरा माइटोसिस तो 8 सेल बन जाएंगी। मतलब एक मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए एक मियोसिस डिवीजन और 3 माइटोसिस डिवीजन की जरूरत होती है। ये जो 8 सेल बनती हैं, इनमें तुरंत वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। 3 सेल चलाचल एंड की तरफ चली जाती हैं जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो एंटीपोडल सेल भी कैसी हो जाएंगी, हैप्लॉइड नेचर की हो जाएंगी, एन हो जाएगा। 3 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चली जाती हैं, उनमें से 2 सेल सिनर्जिड बन जाती हैं और एक एग सेल बन जाती है। 2 सिनर्जिड और एक एग सेल को मिलाकर एग ऑपरेटस कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो सेंटर पे थे, उसमें वॉल फॉर्मेशन होने के बाद एक सेंट्रल सेल बन जाती है, मतलब पोलर न्यूक्लियाई। इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल, तीनों हैप्लॉइड है। पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल पर होती हैं, यहां पर n+n की कंडीशन होती है। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स सिनर्जिड के अंदर होती है जो पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है। एग सेल जो हैप्लॉइड है, जो मेल गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, एग सेल और सिनर्जिड को मिला करके हम एग ऑपरेटस कहते हैं। क्योंकि कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन एक सिंगल मेगा स्पोर से हो गया, इस वजह से इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हमने यहां पर कहां पर छोड़ा था आपको, दिस ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड होता है सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में। कहां पर, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ ऑफ द न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस की तरफ। ये लार्ज सेल है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से मेगा स्पोर डायोड और देन मेगा स्पोर टेट्राड बन जाते हैं, जिसकी वजह से 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो 3 मेगा स्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब वो फंक्शनल मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है, माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई बनाता था जो अपोजिट पोल पर चली जाती हैं। उसके बाद 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, देन और डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लिएटेड और इसके बाद 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है।
यहां पर जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद तुरंत ही वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है तो अब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर इन सेल के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि जो 6 है 8 न्यूक्लियाई में जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो सेल वॉल के द्वारा सराउंड हो जाती है, और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो होती हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं वो एग ऑपरेटस के बिलो प्रेजेंट होती हैं, बिलो द एग ऑपरेटस, और सेंट्रल सेल बनाती है। इन सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कि माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स का कंट्रीब्यूशन होता है, वहां पर एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिट जो एग ऑपरेटस बनाती है। एग ऑपरेटस मतलब 2 सिनर्जिट और 1 एग सेल से बना है। सिनर्जिट के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जो माइक्रोपाइलर टिप पर होती है और फिलीफॉर्म ऑपरेटस उसको कहते हैं। इसका रोल क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। एंटीपोडल सेल्स जो 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये चलाजल एंड की तरफ होती है। एक लार्ज सेंट्रल सेल जिसको पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है, इसका मतलब उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड कंडीशन में होता है। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन पॉलिनेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ होता है। फ्लावरिंग प्लांट के पास अमेजिंग एरिया ऑफ एडॉप्टेशन है जिससे वो पॉलिनेशन को अचीव कर सकता है। पॉलिनेशन के काइंड्स की बात करते हैं। सोर्स ऑफ पॉलन और पॉलिनेशन के बेसिस पर इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही फ्लावर के एंथर से निकलने वाला पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। नॉर्मल फ्लावर में जहां पर ओपन एंड एक्सपोज एंथर पाया जाता है और स्टिग्मा पाया जाता है तो कंप्लीट ऑटोगैमी जो होती है वो काफी रेयर होती है। क्यों? इसके लिए फ्लावर में सिंक्रोनी का होना बहुत जरूरी है, मतलब जिस टाइम पर पॉलन रिलीज हो उसी टाइम पर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, और इसके अलावा एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के क्लोज भी होना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। कुछ प्लांट जैसे कि वायोला जिसको हम कॉमन पैंसी कहते हैं और ऑक्सैलिस कमेलिना, ये 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक वो जो नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं जो ओपन होते हैं उसको हम कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं, और ऐसे फ्लावर्स दूसरे टाइप के जो कभी ओपन ही नहीं होते उसको क्लिस्टोगैमस कहते हैं। ऐसे फ्लावर्स में स्टिग्मा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के क्लोज होते हैं। जैसे ही एंथर का डिहेसेंस होता है और फ्लोरल बड ओपन होती है मतलब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्योंकि ओपन ही नहीं होते उनका पॉलन ग्रेन फ्लावर से बाहर ही नहीं जाता, मतलब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो उसको पॉलन ग्रेन मिल जाएगा। इसका मतलब ये 100% इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं, क्योंकि पॉलन ग्रेन अंदर ही रहता है, स्टिग्मा के पास ही रिलीज होता है, बाहर निकल नहीं पाता। इस वजह से इसमें 100% एस्योर्ड सीड सेट का फॉर्मेशन भी होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। नेक्स्ट, जिटिनोगैमी। अगर 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो और वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर लगे हों तो इसको हम जिटिनोगैमी कहते हैं।
जिटोनोगैमी तो देखने में क्रॉस पॉलिनेशन की तरह लगती है, लेकिन फिर भी वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर से तो आता है लेकिन प्लांट सेम होता है। जेनोगैमी, जेनोगैमी में जब दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो इसको जेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन को लाता है, जो जरूरी भी है। अब बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के लिए। अगर हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो प्लांट जो होता है वो दो तरह के एजेंट का इस्तेमाल करता है, पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक में एनिमल्स होता है और एबायोटिक में वाटर और विंड्स होते हैं, मतलब दो एबायोटिक एजेंट का और एक बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करता है। एयर और विंड और वाटर में मोर कॉमन विंड होती है, सब जगह पाई जाती है, तो एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन विंड में कॉमन होता है। क्लियर? एनिमल में पर्टिकुलरली इंसेक्ट और इंसेक्ट में भी पर्टिकुलरली बीज के द्वारा पॉलिनेशन कॉमन होता है। तो प्लांट्स टू बायोटिक एजेंट विंड और वाटर का इस्तेमाल, वन बायोटिक एजेंट मतलब एनिमल का इस्तेमाल करता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो होते हैं वो बायोटिक एजेंट को ही पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो एबायोटिक एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ सके ये सिर्फ एक चांस फैक्टर होता है, चाहे वो हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात कर रहे हो या फिर वाटर पॉलिनेटेड। इस अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने के लिए जो पॉलन ग्रेन का रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब जो फ्लावर होता है वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो विंड के द्वारा होता है, एबायोटिक एजेंट में विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो मोर कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन के लिए ऐसे पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है जो लाइट मतलब हल्के होने के साथ साथ नॉन स्टिकी हो, ताकि वो आसानी से विंड करंट में ट्रांसपोर्ट हो सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास बेल एक्सपोज स्टेमन भी होने चाहिए ताकि वो आसानी से पॉलन को एयर करंट में, विंड करंट में स्प्रेड कर सके, और इनके पास लार्ज फेदरी स्टिग्मा भी होना चाहिए ताकि एयर में टहलते हुए पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप किया जा सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें जनरली सिंगल ओव्यूल होता है एक ओवरी में, और न्यूमरस फ्लावर जब पैक होकर के एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। फैमिलियर एग्जांपल अगर हम कॉर्न कॉब की बात करें, कॉर्न कॉब में हमने टैसल देखे, उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं जबकि स्टिग्मा और स्टाइल होते। स्टिग्मा एयर में इस तरह घूमते, इसलिए घूमते हैं ताकि वो आसानी से पॉलन ग्रेन को रिलीज कर सके, सॉरी स्टिग्मा इसलिए घूमते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके, और एंथर इसलिए होते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन को रिलीज कर सके। अगर विंड पॉलिनेशन की बात करें तो ये मोस्टली किसमें कॉमन होता है? ग्रासेस में। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन काफी लिमिटेड होता है, ये सिर्फ 30 जेनेरा ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स में ही देखने को मिलता है। आपको यह भी पता है कि जो वाटर होता है वो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमीट के लिए, किसमें? लोअर प्लांट में, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है उनके मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। इसका मतलब ये सिर्फ वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर वाटर अबंडेंट क्वालिटी में प्रेजेंट होगा। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, कुछ एग्जांपल वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के हैं हमारे पास। वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होती है, जबकि कुछ मैरीन सी ग्रासेस भी हैं जैसे कि जूस्टेरा, ये वाटर के थ्रू पॉलिनेट होती। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर को पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दो एक्वेटिक प्लांट तो हैं लेकिन फिर भी वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होती।
इनमें जो फ्लावर होता है ये वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है और आसानी से विंड या फिर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की, मतलब वेलिस्नेरिया और हाइड्रा की। वेलिस्नेरिया में अगर बात करें, जो फीमेल फ्लावर होता है वाटर के सरफेस पर आ जाता है अपने फ्लावर के लॉन्ग स्टॉक की वजह से। मेल के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो भी रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर के सरफेस पर। बिना अपने एफर्ट के जो मेल जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पैसिवली वाटर करंट से मूव करते हैं। इनमें से जो कुछ होते हैं वो इवेंचुअली फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, मतलब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। दूसरा ग्रुप जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का है, जिसको मैरीन सी ग्रासेस की बात कर रहे हैं, ये सी ग्रासेस जो है इनमें जो फ्लावर होता है ये वाटर के अंदर ही सबमर्ज्ड होता है, तो फिर पॉलन ग्रेन भी वाटर के अंदर ही रिलीज हो जाएंगे। इन स्पीसीज में जो पॉलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग और रिबन लाइक होता है ताकि वो आसानी से पैसिवली वाटर करंट के अंदर चल सके। इनमें से कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पॉलन ग्रेन अपने आप को वेटिंग से बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं। अब आपको पता है विंड और वाटर ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, इस वजह से विंड और वाटर से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर ना तो कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो रेंज ऑफ एनिमल को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, आंट, मोथ, बर्ड में सनबर्ड और हमिंग बर्ड। बैट्स भी कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। एनिमल्स में इंसेक्ट और इंसेक्ट में भी पर्टिकुलरली बीज जो होती हैं वो डोमिनेंट पॉलिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती है। कई बार लार्जर एनिमल जैसे कि कुछ प्राइमेट जिसको लेमर्स कहते हैं या फिर अर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग्स या रोडेंट्स जो होते हैं, इवन रेप्टाइल्स जैसे कि गीको लिजॉर्ड या गार्डन लिजॉर्ड जो होते हैं वो भी कुछ स्पीसीज में पॉलिनेशन कराते हैं। एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स कुछ ऐसा स्पेशल फीचर रखते हैं जिसकी वजह से एनिमल उनके पास बार बार आता रहे। तो फिर कौन से फीचर है ऐसे, उसकी बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो लार्ज होने के साथ साथ कलरफुल होते हैं और फ्रेग्रेंट भी रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ वो नेक्टर रिच भी होते हैं। अगर फ्लावर छोटा है तो बहुत सारे फ्लावर एक क्लस्टर में आकर के इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं ताकि वो कॉन्स्पिकुअस और प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगे। एनिमल इन फ्लावर की तरफ उनके कलर की वजह से या फिर उनके फ्रेग्रेंस की वजह से आता है। लेकिन अगर वो फ्लावर जो फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होते हैं वो फाउल ऑर्डर गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फ्लाइज और बीटल को फाउल ऑर्डर पसंद है। एनिमल की विजिट बनी रहे इसी वजह से जो फ्लावर होते हैं वो फ्लोरल रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। क्या होते हैं फ्लोरल रिवार्ड्स? जैसे कि नेक्टर और पॉलन ग्रेन, ये यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स है। इन फ्लोरल रिवॉर्ड्स को लेने के लिए एनिमल बार बार फ्लावर के पास आता रहता है और इस तरह से एनिमल की बॉडी में ये पॉलन ग्रेन की कोटिंग हो जाती है। जब एक एनिमल एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है तो दूसरे फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये वाले पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी नहीं, ये स्टिकी नेचर के होते हैं। कुछ स्पीसीज में ये जो रिवॉर्ड होता है ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करने के नाम पर होता है ताकि आने वाला इंसेक्ट वहां पर एग ले कर सके। उसमें से एक एग्जांपल है टॉलेस्ट फ्लावर का, एमार्फोफेलस, एक फ्लावर जो 6 फीट हाइट का है। ऐसा ही सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है एक स्पीसीज ऑफ मॉथ और यक्का प्लांट के बीच। दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकती। जब मॉथ आता है अपने एग को इसके ओवरी में डिपॉजिट कर देता है और इसके चक्कर में फ्लावर का पॉलिनेशन भी हो जाता है मॉथ के थ्रू। जब ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो मॉथ का लार्वा बाहर निकल आता है।
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाए, ये लाइकली ऐसा होता है कि आ सकता है। अगर कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो फ्लावरिंग प्लांट ऐसे मेथड्स डेवलप करते हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सके, मतलब रोक सके, और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर सके, मतलब बढ़ावा दे सके। कुछ स्पीसीज में पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है, मतलब स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव होने के बाद जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, वहां पर पॉलिनेशन हो गया, उसके कहीं बाद पॉलन ग्रेन निकलता है। सिंक्रोनाइज नहीं होता, एक साथ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि पॉलन का रिलीज स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से काफी पहले हो जाता है। या फिर कुछ स्पीसीज में दूसरा मेथड क्या है, कुछ स्पीसीज में एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, ऑटोगैमी प्रिवेंट हो गई। ये दोनों ही डिवाइसेस ऑटोगैमी को रोकती है। लेकिन तीसरी डिवाइस जो इनब्रीडिंग को रोकती है, इट्स सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो हम देखते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक टाइप की जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, चाहे वो सेम फ्लावर से आया हो या फिर किसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से आया हो। कैसे इनहिबिट करती है? ओव्यूल को फर्टिलाइज ही नहीं होने देती। इससे पहले अगर पॉलन स्टिग्मा पर गिर चुका है तो उसके जर्मिनेशन को रोक देगी। अगर उसका जर्मिनेशन हो गया है तो फिर स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देता है। दूसरी डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक प्लांट के पास सिर्फ एक तरह के फ्लावर हो, मतलब चाहे मेल या फिर फीमेल। अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में प्रेजेंट है, जैसे कि कैस्टर और ग्रासेस, तो इसमें हम ऑटोगैमी को, मतलब कैस्टर और मेज, नॉट ग्रासेस, कैस्टर और मेज में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर जो है सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, मतलब मोनोइसियस है। तो इस केस में ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी। डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। लेकिन ये दोनों ही फ्लावर्स जो हैं वो सेम प्लांट की हैं, मतलब जिटिनोगैमी प्रिवेंट नहीं हुई। तो फिर क्या करेंगे? हमें ऐसे प्लांट चाहिए जिसके पास ओनली मेल फ्लावर या फिर ओनली फीमेल फ्लावर हो। तो कुछ स्पीसीज जैसे कि पपाया में मेल और फीमेल फ्लावर वाले प्लांट अलग अलग होते हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है? मेल डायोसी या फिर फीमेल डायोसी होती है। इस कंडीशन से ऑटोगैमी के साथ साथ जिटिनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्लांट सिर्फ या तो मेल फ्लावर रख रहा है या तो फीमेल। अगर पॉलन ग्रेन आएंगे तो डेफिनेटली वो डिफरेंट फ्लावर के, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से ही आएंगे। पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन, आपको पता है जब पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन गिरता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, मतलब कंफर्टेबल टाइप का पॉलन ग्रेन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या राइट टाइप है, क्या रॉन्ग टाइप? मैंने कहा एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट के बीच पॉलिनेशन राइट टाइप होता है, लेकिन दो डिफरेंट स्पीसीज जैसे कि मैंगो एंड गुआवा, या फिर सेम स्पीसीज का सेम फ्लावर या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से, मतलब ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी, या फिर डिफरेंट स्पीसीज जो अनरिलेटेड है जैसे मैंगो एंड गुआवा, ये रॉन्ग टाइप है। तो फ्लावर चाहता है कि वो रॉन्ग टाइप के पॉलिनेशन को प्रिवेंट करे और राइट टाइप के पॉलिनेशन को इनकरेज करे, मतलब बढ़ाओ, राइट टाइप को इनकरेज करे और रॉन्ग टाइप को प्रिवेंट करे। तो कई बार क्या होता है, रॉन्ग टाइप के पॉलन गिर जाते हैं। वो रॉन्ग टाइप के क्या होते हैं? फ्रॉम द सेम स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। ये सेल्फ इनकम्पेटिबल है।
ये भी गिर जाते हैं। तो पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उन पॉलन को पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है। अगर वो पॉलन राइट टाइप के हैं, मतलब कंफर्टेबल है, तो उसके आगे जर्मिनेशन के बाद सारी की सारी प्रोसेस को प्रमोट करेगी। अगर वो रॉन्ग टाइप है तो उसको रोक देगी। तो लिखा है अगर ये पॉलन राइट टाइप है तो पिस्टिल पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को क्या करेगी, प्रमोट कर देगी, ताकि पॉलिनेशन के बाद वाला पॉलन जर्मिनेशन है, इस जो पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल से होते हुए अंदर जाती है, इन सारे प्रोसेस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। चलो वो बातें देखने से पहले थोड़ा सा हमें देख लेना है। ये सेंट्रल सेल आपको पता है, एग न्यूक्लियस भी पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बनी है, हर एक सेल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिनर्जिड दिखाई दे रही है और फिलिफॉर्म ऑपरेटर सिनर्जिड के अंदर है। यहां पर जो मेन बात देखनी है वो हमें देखना है क्या, पॉलन ट्यूब। ये देखो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो भी पीछे से आ रहा है। यहां पर जो पॉलन ट्यूब ने अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर दिया इन सिनर्जिड के अंदर, फिर जाकर के पॉलिनेशन होगा। पॉलन ट्यूब कैसे जा रही है, सिनर्जिड से होते हुए अंदर जाके पॉलिनेट करेगी। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो राइट टाइप पॉलन का तो फर्टिलाइजेशन करवा देगी, बट व्हाट अबाउट द रॉन्ग टाइप? अगर पॉलन रॉन्ग टाइप है तो पिस्टिल रिजेक्ट कर देगी, पॉलन जर्मिनेशन को रिजेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी स्टाइल पर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्टाइल को पता चल जाता है कि पॉलन रॉन्ग टाइप का है या फिर राइट टाइप का है, और इसकी वजह से वो रिजेक्ट करती है या फिर एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब इसके बीच एक केमिकल डायलॉग चलता है। क्या चलता है? एक डायलॉग चलता है, पॉलन इंटरेक्शन, पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन, जो किसी केमिकल से मीडिएटेड होता है, केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन से मीडिएटेड होता है। रिसेंट ईयर में कुछ बॉटनिस्ट ने ऐसा आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हुए हैं कि कुछ पिस्टिल कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिकॉग्निशन, और उसके बाद रिकॉग्निशन पहचानने के बाद उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, ये निर्णय लिया जाता है। जैसे कि बताया गया है कि अगर कंफर्टेबल टाइप का पॉलिनेशन है तो पॉलन ग्रेन जो होता है जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर, और उसके किसी एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। पॉलन का जो कंटेंट है, मतलब मेल गैमीट, इसी पॉलन ट्यूब से होते हुए आ जाते हैं। पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के टिश्यू पर रीच करती है। क्लियर? आपको यह भी पता है ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज पर हुआ था, तो 2 सेल्ड स्टेज पर जो हुआ था वहां पर मेल गैमीट जो थी, अब इस कंडीशन पर जब कहां पर है, स्टिग्मा के ऊपर है, वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से 3 सेल्ड कंडीशन बन जाएगी। लेकिन 3 सेल्ड स्टेज पर अगर कोई पॉलन ग्रेन गिरा था तो उसके पास ऑलरेडी 2 मेल गैमीट और 1 वेजिटेटिव सेल होती है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिनर्जिड फिलिफॉर्म ऑपरेटर से होते हुए पॉलन ट्यूब अंदर चली जाएगी। रिसेंट ईयर में ये पता चला है कि फिलिफॉर्म ऑपरेटर जो होता है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जी पर जो प्रेजेंट होता है, वो सिनर्जी जो होती है वो पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी है, ये सारे के सारे इवेंट्स पॉलन का डिपोजिशन, जब से पॉलन स्टिग्मा पर गिर जाता है वहां से लेकर जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर जाती, तब तक के प्रोसेस को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक डायनामिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से पॉलन का रिकॉग्निशन होने के साथ साथ बाद में उसको प्रमोट करेंगे, मतलब आगे बढ़ने देंगे या फिर रोकेंगे। इस एरिया में नॉलेज गेन करके बहुत सारे जो प्लांट ब्रीडर हैं मैनिपुलेट करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, इवन इन इनकंपेटेबल कंडीशन। और अगर इनकंपेटेबल मतलब रॉन्ग टाइप का दूसरे स्पीसीज से पॉलन डाल दिया, उससे क्या होगा, ये प्लांट ब्रीडिंग में
मदद मिल जाती है, दो डिफरेंट स्पीसीज के कैरेक्टर कंबाइन कर जाते हैं और हमको डिजायर्ड हाइब्रिड मिल जाता है। अगर आप पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन की बात करें, अगर आप कुछ फ्लावर जैसे पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, बिनका को ग्लास स्लाइड में डाल दे 1 ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन में जो 10% है, तो लगभग 15 से 30 मिनट के बाद आप लो लेंस पावर वाली माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलन ट्यूब बाहर निकल रही है। ब्रीडर्स इंटरेस्टेड होते हैं डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस करवाने, ताकि डिजायरेबल करेक्टर्स को कंबाइन कर सके और सुपीरियर वैरायटी ऑब्टेन कर सके। इसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। उसमें ये एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को यूज किया जा सके पॉलिनेशन के लिए, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसमें कंटामिनेशन ना हो, अनवांटेड पॉलन ना गिरे। अगर स्टिग्मा पर कोई बैग लगा दिया बटर पेपर जैसा, इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। अगर फीमेल पेरेंट जो बाइसेक्सुअल है, तो फिर उसमें हम सबसे पहले मेल पार्ट को काट करके हटा देंगे, एंथर को काट करके हटा देंगे। इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, अब जिसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के हटाया जा चुका है, उस पर एक सुइटेबल साइज का बैग जो बटर पेपर से बना होता है, उसको ढक देंगे। इस प्रोसेस को बैगिंग कहेंगे। बैगिंग क्यों जरूरी है? ताकि स्टिग्मा के ऊपर कोई अनवांटेड टाइप के पॉलन ग्रेन ना गिरे, जिसको हम गिराना नहीं चाह रहे डिजायर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिड को ऑब्टेन करने के लिए। स्टिग्मा को बैक कर दिया जाता है। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव मतलब मैच्योर हो जाता है, तो फिर अपने मन के जो हम पॉलन ग्रेन डालना चाहते हैं उसको डाल कर देते हैं, जो हम एंथर से कलेक्ट कर चुके होते हैं किसी मेल पेरेंट से, और फिर से फ्लावर को रीबैक कर दिया जाता है और फ्रूट फॉर्मेशन को डेवलप होने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। अगर फीमेल ऐसी है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं, तो फिर इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमैस्कुलेशन से हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पेयर ऑफ फोर्सेप्स से काट के निकाल देते हैं। इसमें फीमेल फ्लावर की बड को हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, पैक कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। जब वो रिसेप्टिव हो जाएगी तो उसमें डिजायर टाइप के पॉलन डाल करके उसको फिर से रीबैक कर देंगे, ताकि किसका फॉर्मेशन होने लगे, फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगे। डबल फर्टिलाइजेशन जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड में एंटर करती है, तो जो दो मेल गैमीट होते हैं वो सिनर्जिड के ही साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं, एक मेल गैमीट जो होता है एग सेल से फ्यूज होता है और सिंगैमी को कंप्लीट करते हुए जाइगोट बनाता है, जिसकी वजह से एक डिप्लॉइड सेल मतलब जाइगोट बन गई। जो दूसरा वाला मेल गैमीट होता है वो टू पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में है, वो बीच में जो प्रेजेंट है वहां पर जाकर के फ्यूज करेगा और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि यहां पर हैप्लॉइड मेल गैमीट है और n+n की क्या है, जल्दी से बताओ, सेंट्रल सेल है, तो यहां पर 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। इस वजह से हम इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहां पर दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक सिंगैमी जिसको हम फ्यूजन कह रहे हैं और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। एम्ब्रियो सेक के अंदर दो दो फर्टिलाइजेशन, इसी वजह से इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक इवेंट है जो फ्लावरिंग प्लांट मतलब केवल एंजियोस्पर्म में ही बनता है। सेंट्रल सेल में जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन होता है तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है, जबकि जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियो में डेवलप होता है जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन तभी स्टार्ट होगा जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ताकि जाइगोट जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको एस्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डीजेनरेट होने वाली सिनर्जिड है, लेकिन एग सेल फर्टिलाइज होकर के जाइगोट में कन्वर्ट हो गई और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसके अंदर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बनाएगा बाद में एंडोस्पर्म। ये डीजेनरेटिंग एंटीपोडल है। जाइगोट तो सबसे पहले होता है प्रो एम्ब्रियो,
दिस इज द प्रो एम्ब्रियो। ये जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो है, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। याद रखना हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो में ये सस्पेंसर की लेबलिंग दी है। ये रेडिकल है और ये कोटिलिडॉन दिखाई दे रहा है, प्लीम्यूल भी दिखाई दे रहा है। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट पोर्शन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स। मैंने पहले भी बताया है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, जरा देखो। फर्टिलाइजेशन के बाद वाली स्टेप को हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनेगा। इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स कहेंगे। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रोसीड होगा। पहले एंडोस्पर्म बनेगा, फिर एम्ब्रियो। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बार बार रिपीटेड डिवीजन होने की वजह से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है। जो सेल होती है इस टिश्यू की, वो रिजर्व फूड मटेरियल से रिच होती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसी डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, उसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करने के साथ साथ फ्री न्यूक्लियाई बना देता है। और ऐसे स्टेज को, जो डेवलप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की ऐसी स्टेज है, इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सब्सिक्वेंटली बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई जो होती हैं, वो बन जाती है सेलुलराइजेशन के पहले, वो वेरी करती है। कोकोनट में, टेंडर कोकोनट, कच्चे कोकोनट में जो कोकोनट वाटर आप पीते हो, वो कुछ नहीं, वो तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होती है। बाद में व्हाइट कर्नल, जिसको गरी कहते हो, वो व्हाइट कर्नल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से बाद में सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कई बार क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। अगर डेवलपिंग सीड में कोई भी एंडोस्पर्म ना बचे तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, और अगर बच जाए तो उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं बेटा, मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, डाइकॉट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, कैस्टर डाइकॉट है, होना चाहिए नॉन एंडोस्पर्मिक बट होता एंडोस्पर्मिक है। ऑर्किड मोनोकॉट है, होना चाहिए था एंडोस्पर्मिक बट होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। तो एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है, मतलब पी, ग्राउंडनट और बीन्स में, क्लियर, जबकि कुछ में बचता है, जैसे कि कैस्टर और कोकोनट में। अगर बचा तो उसको एंडोस्पर्मिक कहेंगे, नहीं बचा तो नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किधर होता है, मैंने बताया था, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था वो माइक्रोपाइलर रेंज पर हुआ था, और माइक्रोपाइलर एंड पर वहीं पर भी एम्ब्रियो ही पाया जाएगा। तो माइक्रोपाइलर एंड पर एम्ब्रियो सैक होता है, जहां पर जाइगोट सिचुएटेड होता है। मोस्ट ऑफ द जाइगोट तभी डिवाइड करते हैं जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म पहले से बन जाए, जिसकी वजह से एस्योर्ड न्यूट्रिशन मिल जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सीड जो होता है ग्रेटली डिफर करता है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोलॉजी जो होती है वो सिमिलर होती है बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। सीड का जो डेवलपमेंट है वो वेरी करता है, लेकिन फिर भी मोनोकॉट और डाइकॉट में उसका अर्ली डेवलपमेंट सेम होता है। मैंने ऑलरेडी बताया था, पीजी है मैच्योर, मतलब सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। एक टिपिकल डाइकॉट की अगर हम बात करें, एक टिपिकल डाइकॉट की अगर हम बात करें, तो यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, यहां पर कोटिलिडॉन लगे होते हैं दो, ऊपर की तरफ प्लीम्यूल है, नीचे की तरफ रेडिकल है। ये ऊपर वाला पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कोटिलिडॉन के अटैचमेंट से ऊपर होता है, इसको इपिकोटाइल बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो
कोटिलिडॉन के अटैचमेंट से नीचे है, इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। अब इसमें कवरिंग होती है। इनर सीट कोट को टेगमेन कहते हैं, आउटर सीट कोट को टेगमेन कहते हैं, और ये डाइकॉट का क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का। तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसके पास दो कोटिलिडॉन होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटिलिडॉन के अटैचमेंट के लेवल से ऊपर होता है उसको एपिकोटाइल कहते हैं, जो प्लीम्यूल पे जाके टर्मिनेट होता है जिसको स्टेम टिप भी कहते हैं। सिलेंड्रिकल पोर्शन जो कोटिलिडॉन के अटैचमेंट से नीचे होता है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो टर्मिनेट करता है लोअर एंड मतलब रेडिकल पर, जिसको रूट टिप कहते हैं। और रूट टिप के ऊपर क्या होता है, रूट कैप। तो ये एक आपके सामने ये डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम बना है। हाइपोकोटाइल नीचे वाला पोर्शन, कोटिलिडॉन पता है ये फूड को स्टोर करने वाले लीफ है, रेडिकल है, रूट कैप, और इधर है प्लीम्यूल। मोनोकॉट, अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं, मोनोकॉट में क्या है, मोनोकॉट में एक सिंगल कोटिलिडॉन है जो स्कूटेलम से रिप्रेजेंट होता है। एक फोलियर स्ट्रक्चर सूट एपेक्स होता है और वो कोलियोप्टाइल से कवर्ड होता है। एक लेटरल साइड में इपीब्लास्ट स्ट्रक्चर होता है। यहां पर रेडिकल और रूट कैप के बाद एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ भी होती है जिसको हम कोलियोराइजा कहते हैं। मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो होता है उसके पास वन कोटिलिडॉन होता है, जैसे कि ग्रास फैमिली में जो एक कोटिलिडॉन होता है इसको स्कूटेलम कहते हैं। ये वन साइड मतलब लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल या रूट कैप होता है जो एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ कोलियोराइजा से कवर्ड होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो स्कूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर है उसको एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल के पास एक सूट एपेक्स और एक कुछ फ्यू लीफ प्राइमोडिया होती है जो हॉलोफोलियर स्ट्रक्चर में इंक्लूड करती है। किसको इंक्लूड करती है, हॉलोफोलियर स्ट्रक्चर को, जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। नाउ सीड, एंजियोस्पर्म में जो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सीड होता है। सीड ओव्यूल के फर्टिलाइज ओव्यूल से बनता है, इसका मतलब इसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं। सीड फ्रूट के अंदर बनते हैं। सीड के पास सीड कोट होते हैं, कोटिलिडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। कोटिलिडॉन जो होती है ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है लेकिन जनरली थिक और सॉलिड होती है क्योंकि ये रिजर्व फूड को स्टोर करती है। बहुत सारे सीड जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है इनमें कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता, मतलब ये एंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड ऐसे होते हैं जहां पर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता। व्हीट, मेज, बार्ले और कैस्टर इसका एग्जांपल है। कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर एक रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस बचा रहता है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जहां पर रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस बचा होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट में। ऐसे सीड जहां पर रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस बचा होता है, मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस बचा होता है, उसको पेरीस्पर्मिक सीड कहते हैं। इंटेगुमेंट, आपको पता है ओव्यूल की कवरिंग को इंटेगुमेंट कहते थे। ओव्यूल की कवरिंग को इंटेगुमेंट कहते थे जो बाद में सीड कोट में कन्वर्ट हो गया है। माइक्रोपाइल पर एक स्मॉल पोर होता है जिस सीड कोट पर छूट जाता है, जिसकी वजह से सीड में ऑक्सीजन की एंट्री होती रहती है ताकि जर्मिनेशन हो सके उसका। जैसे सीड मैच्योर होता है तो अपने अंदर क्या करता है, वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है और वो रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। 10 से 15% मॉइस्चर ही बचता है उस पर, ताकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए और वो सस्पेंडेड स्टेट में चला जाए, मतलब डोरमेंसी पे चला जाए।
जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, उसको एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुइटेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है। एक ओव्यूल सीड में डेवलप हो चुका है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो चुकी है। ये दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं। जो वॉल ऑफ ओवरी होती हैं वो डेवलप होती हैं किसमें? पेरिकार्प में। फ्रूट कई बार फ्लैशी भी होते हैं, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, मुलायम वाले फ्रूट। कई बार ड्राई भी होते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट और मस्टर्ड। बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं, उनके पास स्पेशल मैकेनिज्म है ताकि जैसे पॉलन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसी तरह सीड भी जा सके। पॉलन के जाने को पॉलिनेशन कहते हैं, सीड को जाने को डिस्पर्सल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट में जैसे ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है ओवरी के अंदर, तो बाकी फ्लोरल पार्ट क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैज्यू में थैलमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये फॉल्स फ्रूट है। मोस्ट फ्रूट जो ओवरी से बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो ओवरी से बनते हैं उनको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में फ्रूट जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाते हैं। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे कि बनाना में देखने को मिलता है। सीडलेस फ्रूट होते हैं बनाना। सीड के पास, अच्छा, सीड के कुछ स्ट्रक्चर्स को भी हम देख लेते हैं। यहां पर ये सीड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ये कोटिलिडॉन है, लीफ है जो फूड को स्टोर करती है, ये माइक्रोपाइल है, सीड कोट है, और ये एंडोस्पर्म, मतलब ये मोनोकॉट वाला सीड होगा ना, एंडोस्पर्म है, और ये कोटिलिडॉन है। अंदर की तरफ हाइपोकोटाइल, नीचे की तरफ हिपोकोटाइल, ऊपर की तरफ रूट टिप, और ये सूटेपिकल मेरिस्टेम। यहां पर ये एंडोस्पर्म दिखाया गया है, ये सीड कोट है, और ये अंदर की तरफ कोटिलिडॉन दिखाया गया है। सूटेपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ, हाइपोकोटाइल और रूट टिप नीचे की तरफ। ये देखिए मोनोकॉट सीड में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एंडोस्पर्म को कवर करता है, तो इसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। बाहर की तरफ पेरिकार्प, बाकी ये कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल रेडिकल और कोलियोराइजा दिखाया गया है। इसके बाद आपको दिखाया गया है फॉल्स फ्रूट, एप्पल। थैलमस पार्टिसिपेट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, और स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है। अब बात करते हैं कुछ लास्ट मोमेंट जो इस टॉपिक की बात है। सीड जो होते हैं, सीड में एंजियोस्पर्म के लिए काफी ज्यादा क्या है? एडवांटेजियस है। पहले क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में से बनते हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये वाटर के लिए इंडिपेंडेंट होता, वाटर नहीं चाहिए एंजियोस्पर्म को। और ये क्या होते हैं? सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल, आल्सो हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होती है डिस्पर्सल के लिए, नई हैबिटाट में कैसे ये जा सके और वहां पर कॉलोनाइज कर सके। इनके पास सफिशिएंट रिजर्व फूड होता है, तो यंग सीडलिंग का नॉरिशमेंट तब तक होता रहता है जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस ना कर सके। हार्ड सीड कोट जो होता है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने की वजह से जो सीड होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब वेरिएशन भी देता है, जो इवोल्यूशन के लिए काफी जरूरी होता है। सीड हमारी एग्रीकल्चर का बेसिक है। डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी किसी मैच्योर सीड के लिए बहुत जरूरी है ताकि उसका स्टोरेज किया जा सके और नेक्स्ट सीजन के लिए ग्रो करवाया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट सीजन में इसको ग्रो नहीं करवा पाएंगे। अगला एग्जाम्पल दिया है, देखिए कुछ ओल्डेस्ट वायबल सीड के लिए एग्जाम्पल दिया है। जो सीड का भी वायबिलिटी पीरियड होता है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, लेकिन कुछ प्लांट्स की अगर बात करें, ओल्डेस्ट वायबल सीड की बात करें, तो ल्यूपिन, जिसको ल्यूपिनस आर्कटिकस कहते हैं, आर्कटिक टुंड्रा से इसको ऑब्टेन किया गया और ये 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद ग्रो कर गया है। इसी तरह से फाइनेक्स डेक्टिलीफेरा, जिसको हम डेड पॉम कहते हैं, ये जब किंग हेरोड प्लेस नियर डेड से आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया जा रहा था तो वहां पर ये ऑब्टेन हुआ है और ये 2000 ईयर की डॉर्मेंसी के बाद जर्मिनेट कर गया है। लास्ट हेडिंग, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। वैसे तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाए उसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एस्टेरेसी एंड
ग्रासेस में देखने को मिलता है। सीड बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। मतलब ये एक टाइप का ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, मतलब उसकी चीटिंग करता है। बहुत सारे मेथड है जिसकी वजह से एपोमेटिक सीड बनाए जा रहे हैं। कुछ स्पीसीज में डिप्लॉयड एग होती है जो बिना किसी रिडक्शन डिवीजन के सीड में डेवलप हो जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करेंगे किसकी? पॉलीएम्ब्रियोनी। सिट्रस और मैंगो की कुछ स्पीसीज में फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर सेल जो होती हैं, इसके अंदर पहुंच करके इसके अंदर प्रोट्यूड होकर के बहुत सारे क्या बना देती हैं? एम्ब्रियोज बना देती हैं। इसका मतलब एक एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो दिख जाते हैं। इसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। आपको पता है सीड क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, तो अपने हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाते। जब उनकी एक बार बुआई कर दी जाता है तो वहां पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फिर से कैरेक्टर का सेग्रीगेशन या सेपरेशन हो जाता है। अगर इन सीड को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एपोमेटिक मेथड से हम बना सके तो फार्मर को ईयर बाय ईयर एक्सपेंसिव सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई कैरेक्टर का सेग्रीगेशन या सेपरेशन नहीं होता है और कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिटेन रहते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक का जो कंक्लूजन था ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको 2x की स्पीड से रिवाइज कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। हम आएंगे अगला टॉपिक लेकर के, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी ऑडियो विजुअल बुक सीरीज का पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है। रिवाइज करिए और जल्दी से डॉक्टर बनिए। विश यू ऑल द बेस्ट।